तुम क्या सोचते हो? दिल्ली पुलिस इतनी भी बुरी नहीं है ना? राणा ने अपनी चाय की प्याली वापस टेबल पर रखते हुए हमारी तरफ आंख मारी। अब तक वह पुलिस अधिकारी से ज्यादा एक इंसान की तरह महसूस करने लगा था। मैं उसे इंस्पेक्टर राणा की बजाय राणा के तौर पर सोचने लगा था। सौरभ और मैं उसके दफ्तर में थे। हम अपनी रोजाना की जांच के लिए आए थे। आश्चर्यजनक है सर, 2 दिन में हत्यारे को ढूंढ निकालना। सौरभ ने बिना किसी विशेष कारण के उसकी चापलूसी करते हुए कहा। मैंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया था। चाय पीजिए। राणा मेरी ओर मुड़ा। सर, क्या आपको यकीन है कि यह चौकीदार ही है? मैंने कहा। राणा ने भौहें उठाई। वह सौरभ की ओर मुड़ा और हंसा। मकसद? सीसीटीवी सबूत। वह तेलंगाना से है। जारा के मंगेतर को चोट पहुंचाने के लिए उन गुंडों को भेजा। यह एक खुला और बंद मामला है। क्या ऐसा है? मैंने पूछा। सौरभ ने मेरे पैर पर लात मारी और मुझे चुप रहने के लिए कहा। वह चाहता था कि रोजाना चेक इन बंद हो जाए। वह चाहता था कि रोजाना चेक इन बंद हो जाए, इसलिए वह राणा की कही हर बात से सहमत होने वाला था। हालांकि मुझे पूछना पड़ा, लक्ष्मण रघु को क्यों चोट पहुंचाएगा? क्योंकि रघु ने लक्ष्मण से भी झगड़ा किया था। उसी ने जारा को शिकायत दर्ज कराने के लिए उकसाया था। तुमने रघु से बात की? मैंने पूछा। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? बेशक हम मंगेतर से बात करेंगे। ओह ठीक है, मैंने कहा। माफ करना, इंस्पेक्टर ने चिढ़कर कहा। वह पुलिस स्टेशन आया था। उसने जारा के चौकीदार से झगड़े की पुष्टि की। खैर, तुम लोग बाहर निकलो। सर, सौरभ ने खड़े होते हुए कहा। हाँ, राणा ने कहा। क्या हमें अब भी हर दिन आना होगा? अब तुम्हारे पास हत्यारा है। राणा अपनी सीट पर पीछे झुक गया। तुम सही हो, लेकिन मुझे अब भी यह जानना है कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम्हारा दोस्त वहां मौजूद होगा। हाँ, मैं यही हूँ सर। मैं 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मैं चंदन क्लासेस में हर दिन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा। ठीक है, सिर्फ केशव को मुझसे मिलना है, हफ्ते में एक बार, या जब मैं तुम्हें बुलाऊं। सौरभ, तुम्हें अब आने की जरूरत नहीं है। खुश हो? सौरभ का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे कोई कैदी 3 दशक जेल में रहने के बाद रिहा हुआ हो। मैंने कहा, मैं किसी भी समय उपलब्ध हूँ सर। मेरी बस एक ही विनती है। क्या? राणा ने कहा। क्या मैं एक बार चौकीदार से बात कर सकता हूँ? अगर तुम इसके लिए तैयार हो। क्या? सौरभ ने मुझे गंदी नजर से देखा। हमें सचमुच जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा था। मुझे किसी पर उंगली उठाने की क्या जरूरत थी? राणा हंसा, मेरे पास आया और मेरी पीठ थपथपाई। तुम्हें क्या हो गया है? तुम हो कौन? जासूस? जासूस हो? राणा ने कहा। मैं तो बस ट्यूशन टीचर हूँ सर। अगर तुम मुझे एक बार उससे बात करने दो सर। इंस्पेक्टर ने आह भरी और अपनी सीट पर वापस चला गया। कल देर रात को आना। कोई भी यह सब नहीं देख पाएगा। मैंने कहा। ठीक है सर, थैंक यू। आप जो भी करें, मेरा मामला खराब ना करें। उन्होंने अपना प्याला खाली करते हुए कहा। मैं पहले कभी पुलिस लॉकअप के अंदर नहीं गया था। हौज खास थाने में 4 लॉकअप हैं। ये छोटे छोटे कमरे कैदियों को उचित जेल में जाने या जमानत मिलने से पहले रखने के लिए हैं। एक कांस्टेबल ने मेरे लिए लक्ष्मण की कोठरी खोली और बाहर खड़ा हो गया। लॉकअप के अंदर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। क्या होगा अगर कोई मुझे भी लॉकअप में बंद कर दे? लक्ष्मण फर्श पर बैठा था। जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसकी आंखों में डर देखा। उसका शरीर कांप रहा था और चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ था, मानो उसे किसी वार का इंतजार हो। शायद पुलिस स्टेशन में जब भी कोई उससे मिलता था तो यही होता था। मैंने जींस और नीली सफेद चेक शर्ट पहनी थी। मैं ना तो नया कैदी लग रहा था और ना ही पुलिस वाला। मैं उसके सामने खड़ा था, जबकि वह मुझे डर से देख रहा था। बाहर खड़े कांस्टेबल ने हमें 1 मिनट तक देखा, लेकिन जल्द ही उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। उसने अपना फोन खोला और पायरेटेड वर्जन देखने लगा। टाइगर जिंदा है। मैं केशव हूँ, मैंने कहा। वह आश्चर्यचकित था। तुमने मुझे उस दिन देखा था।
मैं उसके सर पर फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं जारा का दोस्त हूँ, मैंने कहा। मेरा मतलब है मैं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं जानता था जारा, अब मैं उसे जरूर मारूंगा, शायद वह सोच रहा था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए जो जोड़े हुए थे। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं वादा करता हूँ कि मैंने जारा मैडम को नहीं मारा। उसकी आवाज टूट गई और वह रोने लगा। कांस्टेबल ने अपनी बांस की छड़ी से लोहे की सलाखों पर थपथपाया। चुप रहो, कांस्टेबल ने कहा। उसकी नजर कैटरीना कैफ पर थी, जो उसके फोन पर गाना गा रही थी। मैंने शांत भाव से कहा, अपने आप नियंत्रण रखो। तुम अपने पर नियंत्रण रखो लक्ष्मण। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लक्ष्मण ने मेरे ओर अविश्वास से देखा। मैंने कहा, तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर हुआ क्या। मुझे नहीं पता साहब। मैं हॉस्टल के मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठा रहता हूँ। मैं हर कमरे में क्या हो रहा है इसका हिसाब नहीं रखता। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी उंगली होठों पर रखकर कांस्टेबल की ओर इशारा किया। जारा मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन गलती मेरी ही थी। तुम एक स्टूडेंट की वीडियो बना रहे थे? हाँ। हाँ, बड़ी गलती। उसने जोर से अपना सिर हिलाया। तुम्हारा जारा से झगड़ा हुआ था? मुझे गुस्सा आया। मैंने उसे धमकाया, लेकिन असल में मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक गरीब चौकीदार हूँ। मैं उसे यूं ही नहीं मार दूंगा सर। तो फिर किसने किया? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम साहब। आप अपनी पोस्ट पर क्यों नहीं थे? उसकी नजरें मुझसे हट गई। मैं बाथरूम गया था। 40 मिनट तक? वह नीचे देखता रहा। लक्ष्मण, मुझे जवाब दो। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम जीवन भर यहीं रहोगे। मैंने अपने हाथ से उसकी ठुड्डी उठाई। रेडी? अगर तुमने मेरी जारा को चोट पहुंचाई तो वे तुम्हें सजा देने से पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। मैंने ऐसा नहीं किया साहब, नहीं किया। मैंने जारा मैडम को नहीं मारा। 2:02 से 2:41 तक तुम कहाँ थे? उसने मुझ पास उसने मुझे पास आने का इशारा किया और मेरे कान में फुसफुसाया। क्या? मैं उससे दूर हट गया। हाँ साहब, यही रीजन है। कैसे? मेरे स्मार्टफोन पर साहब। मैंने पूछा, फोन कहाँ है? घर पर। जब मेरी बीवी मिलने आई थी तब उसे मैंने दे दिया साहब। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। खिड़की से खून निकल रहा है। क्या? हत्यारा खिड़की से आ रहा है साहब, क्योंकि जब आप अंदर गए थे तो खिड़की खुली थी। हाँ, अगर मुझे मारना ही होता तो मुझे खिड़की से क्यों जाना पड़ता? मैं कमरे तक चल कर भी जा सकता था। मान लो पार्सल डिलीवरी। हाँ, तुम दरवाजे से अंदर आ सकते थे, लेकिन तुम उसे मार भी सकते हो। दरवाजा अंदर से बंद कर सकते हैं और खिड़की से बाहर भी निकल सकते हैं ताकि किसी को आप पर शक ना हो, मैंने कहा। वह मेरे पैरों में गिर पड़ा। नहीं साहब, नहीं। अपनी छोटी बेटी की कसम खाता हूँ। हम शाहपुर जाट की गलियों से होते हुए मुख्य सड़क पर पहुंचे। हमने अभी अभी लक्ष्मण का फोन उसके घर से लिया था। माफ करना, इस फोन से मेरा क्या लेना देना, सौरभ ने कहा। तुमने कहा था कि तुमने आईआईटी एनआईटी से हैकाथॉन जीता है। क्या यह सच है? बिल्कुल भाई, मैंने तो टिंडर को भी हैक कर लिया है और मुझे बिना पैसे दिए प्रीमियम अकाउंट मिल गया है। बहुत बढ़िया। मुझे लक्ष्मण का फोन हैक करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। मैंने एक ऑटो रिक्शा पकड़ा। ड्राइवर ने पहले तो इस बात पर बड़बड़ाया कि मालवीय नगर तक का सफर कितना छोटा है। सौरभ ने उसे यह उपदेश दिया कि अगर ड्राइवर इस तरह का रवैया अपनाते रहे तो ऐप आधारित टैक्सियां जल्द ही ऑटो रिक्शा को खत्म कर देंगी। अवांछित उपदेश से हैरान होकर ऑटो ड्राइवर ने सहमति जताई। इस फोन को हैक कर लिया? क्यों? सौरभ ने कहा जब हम ऑटो रिक्शा में बैठे थे। लक्ष्मण ने मुझे बताया कि उस रात जब वह अपनी पोस्ट से निकला तो वह हिमाद्री के गेस्ट टॉयलेट में घुस गया, क्योंकि वहां वाईफाई मिलता है। उसे शौचालय में वाईफाई की क्या जरूरत थी? गैस करो, मैंने कहा। तुम इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे, है ना? हाँ जरूर, सौरभ ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम जांच लो कि वह झूठ बोल रहा है, यह देखने के लिए कि वह वास्तव में उसी समय पॉर्न साइट्स देख रहा था। हाँ, उसी स्थान पर। क्या तुम देख सकते हो? आसान है, यह कोई हैक नहीं है।
मुझे बस फोन का ब्राउजर हिस्ट्री फाइल की जरूरत है। इसमें सभी टाइम स्टैम्प और देखी गई साइट्स होंगी, और अगर हम हिमाद्री जाकर उनके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकें तो मैं दोबारा जांच कर सकता हूँ कि इस फोन का आईपी एड्रेस वास्तव में किससे जुड़ा है। सौरभ कह रहा था जब मैंने उसे बीच में टोका। यार, अगर मुझे ये सब पता होता कि मैं एक असली इंजीनियर होता और मेरे पास असली नौकरी होती। कृपया इजी लैंग्वेज में बात करो। सौरभ ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मुझे हिमाद्री ले चलो, मुझे उनके वाईफाई नेटवर्क से जोड़ दो, उसने कहा। माफ करो, मैंने कहा, मुझे वाकई टैक्सी बुलानी है और मेरे फोन का डाटा खत्म हो गया है। क्या मैं यहाँ वाईफाई का पासवर्ड ले सकता हूँ? मैं हिमाद्री हॉस्टल के बगीचे में खड़ा था और मेरे हाथों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की 6 मोटी किताबें थी। मैंने मोटा चश्मा पहना हुआ था और 3 दिनों से दाढ़ी नहीं बनाई थी। मैंने एक खराब फिटिंग वाली शर्ट, पुराने रबड़ के सैंडल और पॉलिस्टर पैंट पहनी हुई थी। दूसरे शब्दों में मैं एक आम आईआईटी रिसर्च स्कॉलर जैसे दिख रहा था। सौरभ हॉस्टल के सामने वाईफाई रेंज में सड़क के उस पार खड़ा था। वह लड़की अभी अभी अपनी एक्टिवा लेकर हॉस्टल आई थी और उसने उसे मेरे बगल में पार्क किया था। जब मैंने वाईफाई का पासवर्ड पूछा तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। स्टूडेंट, उसने कहा। हाँ, पीएचडी विद्यांचल छात्रावास, हिमाद्री 2018, उसने कहा। एच और जी बड़े अक्षर। धन्यवाद, मैंने कहा। जैसे ही मैं उससे दूर चला गया, मैंने सौरभ को एक व्हाट्सएप संदेश टाइप किया। समझ गया, हिमाद्री 2018 जी। उसने 1 मिनट बाद जवाब दिया। करेक्ट हो गया। अब आईपी इतिहास और डीएनएस साइट्स डाउनलोड हो रही थी। मैंने जवाब दिया, अंग्रेजी में बात करो। कुछ नहीं, मुझे जो चाहिए था वह सब डाउनलोड कर लिया है। चलो घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। आज रात तुम खाना बना लो, सौरभ ने जवाब दिया। YouPorn.com, सौरभ ने कहा। हॉट देसी भाभी हैज फन विद स्टूडेंट देवर। यह 2:10 से 2:14 तक है। क्या? मैंने कहा। हम अपनी डाइनिंग टेबल पर फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे। यह एकमात्र डिश थी जिसे मैं हमेशा भूखे रहने वाले भगवान सौरभ के लिए कम समय में बना सकता था। सौरभ ने अपना लैपटॉप खोला हुआ था और लक्ष्मण का फोन उससे जुड़ा हुआ था। यही तो उसके फोन का ब्राउजर हिस्ट्री बताती है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फोन खोजूं? सौरभ ने कहा। वेरी फनी। आगे क्या होगा? मैंने पूछा। पड़ोसी ने बड़े पड़ोसी ने बड़े स्तन वाली उत्सुक मुल्लू आंटी के साथ किया सेक्स। क्या हम उत्सुक आंटी को भी देख लें? रुको, तो यह वास्तव में पोर्न देख रहा था। जरूर, वह था। इसे देखिए, सरदार जोड़े का हनीमून वीडियो लीक। रुको, उन्हें कैसे यकीन हो सकता है कि वह असली हनीमून वीडियो है? लक्ष्मण ने झूठ नहीं बोला था। वह अपनी सीट से दूर होने पर सचमुच गलत काम ही कर रहा था। जयपुर के कॉलेज गर्ल का शो। सौरभ अभी भी साइट्स की सूची बना रहा था। भाई, एक बात तो पक्की है, उसे सिर्फ देसी पॉर्न ही पसंद है। उसने इंटरनेशनल वीडियो नहीं देखे। देशभक्ति की भी हद है ना? चुप रहो, इसकी पार्टी कब खत्म होगी? सौरभ ने बताया, लगभग 2:29 तक। 2:29 बजे। यह उसके लिए पर्याप्त समय है कि वह वापस चलकर 2:40 पर अपनी पोस्ट पर पहुंच गया, और मुझे उम्मीद है कि वह इससे पहले नहा भी लिया होगा, सौरभ ने कहा। बंद करो। हिमाद्री नेटवर्क पर आईपी एड्रेस लॉग खोलो। हम खोल सकते हैं, लेकिन क्या तुम देखना नहीं चाहते? हॉट तमिल युगल युगल भारतीय ट्रेन में आनंद लेते हुए। मैं एक्साइटेड हूँ भाई। शायद IRCTC से प्रायोजित कर सकता है। गोलू, यह कोई मजाक नहीं है। यह किसी की जिंदगी के बारे में है। ठीक है, ठीक है, उसने कहा। उसने ब्राउजर इतिहास में आईपी एड्रेस फाइल पर स्विच किया। सौरभ ने कहा, यह आईपी एड्रेस है। यह हिमाद्री वाईफाई नेटवर्क से लॉगिन करने वाले सभी डिवाइस की विशिष्ट पहचान करता है। उन्होंने एक्सेल फाइल को कुछ सेकंड तक स्कैन किया। सौरभ ने कहा, हाँ, लक्ष्मण का फोन नेटवर्क से जुड़ा था। कंफर्म, मैंने कहा। मुझे दिखाओ। उन्होंने मुझे लैपटॉप स्क्रीन पर आईपी एड्रेस वाली एक टेबल दिखाई। मैंने कहा, यह असली सबूत है। लक्ष्मण निर्दोष है। हाँ,
यह कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसने उस समय किसी को नहीं मारा। धन्यवाद गोलू, मैंने कहा और उसके बालों को सहलाया। मैं इसे राणा के पास ले जाऊंगा। मोस्ट वेलकम भाई, लेकिन क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो? अब हम आजाद हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? पुलिस को अपना काम करने दो। लेकिन देखो, उन्होंने गलती कर दी। लक्ष्मण ने ऐसा नहीं किया। लक्ष्मण को लड़ने दो, या फिर पुलिस को ही इसका पता लगाने दो। जारा चली गई भाई, उसे भी अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे पता है, मुझे ऐसा करना चाहिए, काश मैं ऐसा कर पाता, मैंने आह भरते हुए कहा। सौरभ ने मेरा परेशान चेहरा देखा। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे लगता है किसी तरह मैं अभी भी उससे जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैंने कहा। मैं यह पता लगाना चाहता हूँ कि यह किया किसने। जारा को मुझसे दूर कौन ले गया? जब वह वापस आना चाहती थी, मैं इसका प्रिंट आउट ले लूंगा। हम इसे कल राणा के पास ले जा सकते हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं भाई, बस देवदास वाला लुक मत बनाओ प्लीज। फ्रेंच फ्राइज खाते हुए उदास चेहरा बनाने की इजाजत किसी को नहीं है। राणा ने कहा, अपने नाक के ऊपर तर्जनी उंगली से थपथपाते हुए और हमारे द्वारा दिए गए प्रिंट आउट का निरीक्षण करते हुए। ब्राउजर हिस्ट्री है ना? उसने कहा। उसने पेज पर मैट्रिक्स पढ़ने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ ली। सौरभ खड़ा हुआ और इंस्पेक्टर के पास चला गया। देखिए सर, ये आईपी एड्रेस है और अगले पेज पर लक्ष्मण के फोन पर देखी गई टाइम स्टैम्प और साइट्स हैं। राणा ने अपनी 3 दिन पुरानी नमक मिर्च लगाई हुई दाढ़ी को खुजलाया। वह बड़बड़ाया, बैठ जाओ बैठ जाओ। सौरभ अपनी सीट पर वापस चला गया। इंस्पेक्टर ने चादरें नीचे रख दी मेज पर। मुझे उम्मीद थी कि वह चिल्लाएगा, बहुत बढ़िया, या अच्छा काम, या ऐसा कुछ। इसके बजाय उसने एक एक करके अपनी उंगलियां चटकाई। इसका मतलब है कि लक्ष्मण निर्दोष है सर, मैंने कहा, यह सोचकर कि क्या राणा इसका मतलब समझ में आया। वह बाथरूम में था। वह कर रहा था और पोर्न देख रहा था। तो फिर जारा को किसने मारा? राणा ने पूछा। मैं कहना चाहता था कि यह पता लगाना तुम्हारा काम है। इसके बजाय मैंने कंधे उचका दिए। अगर लक्ष्मण ने ऐसा नहीं किया तो क्या शक फिर से तुम पर नहीं जाएगा? राणा ने कहा। मैंने क्या किया सर? इंस्पेक्टर मुस्कुराया और अपना सर झुकाया। उसने चादरें मेरी ओर सरका दी। चादरें मीन्स नोटिस। मेरी ओर सरका दी। यह वापस ले लो, तुमने यह मुझे कभी नहीं दिया, बस ये जान लो, उसने कहा। यह मतलब है, क्या मतलब है आपका? मैंने पूछा। आपको तुम्हें कॉफी पसंद है? माफ करना सर, राणा ने कहा। चलो मैं तुम्हें महंगी कॉफी पिलाता हूँ। हम उठ गए। राणा ने हौज खास विलेज में स्टारबक्स में ब्रिस्ता से कहा, मुझे अच्छी कॉफी दो, लेकिन बहुत कड़वी नहीं। लाटे सर, बरिस्ता ने राणा की वर्दी से कुछ घबराते हुए कहा। सादा गरम दूध, मैंने कहा। सौरभ ने 2 चॉकलेट मफिन मंगवाए। इंस्पेक्टर ने अपना बटुआ निकाला। कैफे का कैशियर हैरान था। पुलिस वाले द्वारा पैसे देने के बेतुके विचार पर इंस्पेक्टर ने तुरंत मना कर दिया। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और अपना बटुआ वापस जेब में रख लिया। हमने अपने पेय पदार्थ लिए और खिड़की के पास बैठ गए। तो यह वह जगह है जहां युवा लोग, जैसा कि वे कहते हैं, घूमते हैं। राणा ने अपनी कॉफी में 3 चीनी के पैकेट मिलाते हुए कहा। कॉफी के लिए 200 रुपए। दिन दहाड़े डकैती। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या किसी प्रतिष्ठान में भुगतान न करना भी दिन दहाड़े डकैती के समान माना जाएगा। मैं सहमत हूँ सर, सौरभ ने सामान्यता आज्ञाकारी भाव से कहा। वैसे भी मैं तुम दोनों को यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं खुलकर बात करना चाहता था। हाँ सर, बात कीजिए। मुझे उम्मीद है कि तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। राणा ने हमें संतुलित नजर में देखा। बिल्कुल सर, मैंने कहा। केशव, तुम कहाँ काम करते हो? मैंने तुमसे कहा था चंदन क्लासेस। कितना मिलता है? मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सौरभ ने विनम्रता से दूसरी ओर देखा। करीब 45,000 रुपये महीना, मैंने कहा। देखो, तुम भी मुझसे ज्यादा कमाते हो। सारी कटौतियों के बाद मुझे 42,000 रुपये महीना मिलता है। मुझे लगता है कि उसने अपने पैकेज में असीमित मुफ्त स्टारबक्स लेटे की गिनती नहीं की होगी। मैं सोच रहा था कि जवाब में क्या कहूँ। जैसे क्या क्या उसे यह नौकरी लेने से पहले वेतनमान के बारे में पता नहीं था?
मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। राणा ने आगे कहा, मेरे पास 15 साल का अनुभव है। तुमने क्या शुरू किया 4-5 साल पहले? क्या यह उचित है? मैंने अपना सर हिलाया, दोषी महसूस किया। मुझे केंद्र सरकार की मुआवजा नीतियों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी महसूस हुई। मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे पूरे दिन गुटखा चबाने वाले अप्रिय बॉस की बात सुननी पड़ती है। मैं राणा के साथ अपनी जगह बदलने में खुशी महसूस करूंगा। थोड़ी तनख्वाह में कटौती और लोगों को थप्पड़ मारने और मुफ्त कॉफी मांगने की शक्ति प्राप्त करना, मैं इसके लिए तैयार हूँ। सौरभ ने हमें अपनी छोटी उंगलियां दिखाई और शौचालय जाने के लिए माफी मांगी। राणा ने आगे बताया, मैंने अपने पूरे कार्यालय में कड़ी मेहनत की है, बेहतरीन वार्षिक रिपोर्ट, फिर भी 5 सालों से मेरी कोई प्रमोशन नहीं हुई। वे मुझे सहायक पुलिस आयुक्त नहीं बनाएंगे। मैंने दूध पीते हुए सिर हिलाया। इसका लक्ष्मण के ब्राउजर इतिहास से क्या संबंध है? इस बीच किसी आईआईटी से कोई बेवकूफ आईपीएस परीक्षा पास कर लेगा, वे उसे मेरा बॉस बना देंगे या उसे मुझसे ऊपर रैंक दे देंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं वही आईआईटी का बेवकूफ हूँ जिसका यह जिक्र कर रहा था। वास्तव में नहीं, मैं आईआईटीएन था जो आईपीएस परीक्षा पास नहीं कर सका, जिसने मुझे और भी बड़ा बेवकूफ बना दिया। यह कोई निष्पक्ष व्यवस्था नहीं है, औपनिवेशिक हैंगओवर है। मैंने कहा, क्या? ब्रिटिश कॉल से ही उन्होंने सिविल सेवाएं बनाई। हाँ, बेवकूफ गोरे। मैं पुलिस बल में दुर्लभ ईमानदार इंस्पेक्टरों में से एक हूँ और वे मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस में भ्रष्ट इंस्पेक्टर को मिलने वाले अफसरों की तुलना में मुफ्त पेय पदार्थ बेईमानी नहीं माने जाते। कॉफी तो बस एक छोटा सा लाभ था। मैं सोच रहा था कि राणा को कैसे बेहतर महसूस करवाऊं। मुझे लगता है कि जब कोई महसूस करता है कि उसका जीवन बेकार है, तो उसे यह बताना हमेशा अच्छा होता है कि आपका जीवन और भी ज्यादा बेकार है। मैं आईआईटी से हूँ सर। मैंने कैंपस से कभी नौकरी नहीं की। उन दुर्लभ आईआईटीएन में से एक जो बिना किसी ऑफर के स्नातक हो गए हैं। क्यों? खराब ग्रेड, कुछ इंटरव्यू में असफल रहा, ब्रेकअप हो गया। जीवन के उस दौर में मैं बहुत परेशान था। ओह, इसलिए चंदन क्लासेस? मैंने सर हिलाया। मैंने उसे यह नहीं बताया कि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहना चाहता था, आईआईटी कैंपस के जितना करीब हो सके। जारा अभी भी वहीं रहती थी और आसपास रहना ही मेरा एकमात्र तरीका था जिसने मुझे फिर से मिलने का मौका मिल सकता था। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। तुम्हें अपनी नौकरी पसंद है? उसने कहा। मैंने कहा, मुझे इससे नफरत है। रियली? कुछ दिन में तो मुझे लगता है कि काम पर जाने की बजाय मैं जेल में रहना पसंद करूंगा। इंस्पेक्टर हंसा। लगता है हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, उसने कहा। अपने स्थिर कैरियर के कारण वह मुझसे पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। सौरभ अब तक वॉशरूम से लौट आया था। उसने एक अखबार उठाया और नौकरियों और वर्गीकृत विज्ञापन वाला पेज खोला। इंस्पेक्टर का फोन बजा। उसने फोन उठाया। हाँ शर्मा सर, राणा ने कहा और खड़ा हो गया जैसे शर्मा सर उसे देख सकते हो। जी शर्मा सर। बेशक। सर नहीं सर, हमारे पास चौकीदार और एक ठोस मामला है। हाँ सर, हाँ, हम जल्दी चार्जशीट दाखिल करेंगे सर। नहीं सर, आपको फिर से फोन करने की जरूरत नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। जब उसने कॉल खत्म की तो मैंने कहा, तुम लक्ष्मण को रिहा करोगे, है ना? वह एक घिनौना आदमी है, लेकिन उसने जारा की हत्या नहीं की। अरे देखो, इसलिए तो मैं तुमसे ये बात करना चाहता हूँ। तुम कभी नहीं जानते कि पुलिस स्टेशन में कौन हमारी बात सुन लेगा। सौरभ ने भी सुनने के लिए अखबार से नजरें उठाई। यह हाई प्रोफाइल मीडिया द्वारा किया गया मामला मेरे लिए प्रमोशन पाने का सबसे अच्छा मौका है। इसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का प्रावधान है। मेरे वरिष्ठ अधिकारी इससे सिफारिश कर सकते हैं। इस केस की वजह से मैंने कहा, यह अच्छी बात है सर। हाँ, लेकिन तभी जब मैं ये केस सुलझा लूं और उनकी नजर में मैंने ऐसा कर लिया है, लक्ष्मण को हत्यारा बनाकर। उन्होंने कहा, हाँ, मीडिया की खबरें भी बंद हो गई हैं। उन्होंने अखबार का मुख्य भाग उठाया और शहर के पन्ने खोले। देखिए, आज कुछ नहीं। मेरे सीनियर्स, मीडिया और आम जनता का मानना है कि लक्ष्मण ने ऐसा किया
उनके दिमाग में मामला बंद हो चुका है, सिवाय इसके कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा, मेरी आवाज राणा की सहजता के लिए थोड़ी सख्त थी। क्या वह तुम्हारा भाई है? राणा ने ऊंची आवाज में कहा। मैंने कहा, नहीं सर, लेकिन वह निर्दोष है। तो मैं उसे रिहा कर दूं और मीडिया फिर से नाटक शुरू कर दे? नाटक? हाँ, पुलिस ने एक निर्दोष आदमी को इसलिए पकड़ा क्योंकि वह गरीब वर्ग का था। पुलिस अब भी हत्यारे को नहीं पकड़ सकती। दिल्ली पुलिस बेकार है। दिल्ली पुलिस बेकार है और इस गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इंस्पेक्टर राणा। तुम्हें लगता है कि तब कोई मुझे प्रमोशन देगा? मैं उसे बताना चाहता था कि एक निर्दोष व्यक्ति अपने प्रमोशन के लिए जीवन भर जेल में नहीं रह सकता। बेशक मैंने ऐसा नहीं किया। सर, क्या लक्ष्मण को अदालत में दोषित साबित नहीं होना पड़ेगा? हाँ, तो आखिरकार यह सामने आ ही जाएगा। वह कबूल करेगा कि उसने क्या किया था। उसके वकीलों को भी यह डेटा मिल सकता है। इंस्पेक्टर हंसा। उसने टिश्यू लिया और अपने मुंह से पोंछी। सौरभ ने मेरी तरफ घूर कर देखा। वह पुलिस के साथ और कोई टकराव नहीं करना चाहता था। इसमें इतना मजाक क्या है? मैंने इंस्पेक्टर से पूछा। यह कोई फिल्म नहीं है, यह असल जिंदगी है। आपको क्या लगता है लक्ष्मण को कैसा वकील मिलेगा? क्या सरकार गरीब लोगों को एक भी नहीं देती? बिल्कुल। और वे चौकीदार को और वे एक चौकीदार की कितनी परवाह करेंगे? लक्ष्मण भाग्यशाली होंगे अगर उन्हें कोई वकील मिल जाए, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया और इसका सबूत भी है। यह अंततः सामने आ ही जाएगा। ठीक है, शायद हो जाए 3 साल में। तब तक इंस्पेक्टर राणा एसीपी बन जाएगा। एसीपी राणा, इस पुलिस चौकी की बकवास से दूर रहो। लक्ष्मण बाहर हो सकता है। सर, लेकिन यह सब जासूसी वाली बकवास बंद करो तुम। मैंने तुम्हें बचाया है, अब मेरी जिंदगी मुश्किल बनाना बंद करो। मुझे बचाया? यह तथ्य कि मैंने किसी को नहीं मारा शायद मेरी आजादी सुनिश्चित करने में भी भूमिका निभाई होगी। मैं उस पर झपटना चाहता था। सर, मैं आपकी जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहता। मैं सिर्फ यह पता लगाना चाहता हूँ कि हत्यारा कौन है और इसके लिए हमें उचित जांच की जरूरत है। किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में बंद करके केस बंद नहीं करना चाहिए। इंस्पेक्टर ने सौरभ और मेरी ओर एक के बाद एक देखा, फिर कंधे उचकाए और अपना ठंडा लहजे खत्म कर दिया। मैंने कहा, क्या होगा अगर मीडिया को चौकीदार को बेगुनाही का सबूत मिल गया? इंस्पेक्टर ने अपना कप नीचे रख दिया। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह हो सकता है। तुम कमीने हो। एक हफ्ते पहले तुम दोनों मुझसे जाने की भीख मांग रहे थे और अब तुम मुझे आदेश दे रहे हो। मुझसे कह रहे हो कि मुझे जांच करना नहीं आता। नहीं सर, मैंने नहीं कहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि पता लगाओ कि यह किसने किया है। मैं आपकी मदद करूंगा। राणा ने कहा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम चंदन क्लासेस में ट्यूटर हो। सौरभ ने मेरी बाह दबाते हुए कहा कि मैं कोई जवाब ना दूं। सर, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? सौरभ ने कहा। अब तुम क्या कहना चाहते हो? इंस्पेक्टर चिल्लाया। वह मुझे जांच पड़ताल सिखा रहा है। क्या तुम्हारा बेवकूफ दोस्त जानता है कि हमें क्या झेलना पड़ता है? छात्र मामलों के उस डीन ने एक दिन पहले मेरा अपमान किया था। कौन? सौरभ ने कहा। वो प्रोफेसर सक्सेना। बेवकूफ, कि मुझे कैंपस में घूमने का कोई हक नहीं है। वो मुझसे पुलिस से ये कहता है, वो मुझ पुलिस को ये बोलता है, चाहता है कि मैं सारी अनुमति ले लूं। एचआरडी मंत्रालय को फोन करके धमकी देता है। अरे तुम चाहते हो कि मैं जांच करूं? उस बेवकूफ डीन से कहो कि मेरा अपमान ना करे। आप प्रोफेसर सक्सेना से मिले थे? मैंने पूछा। हाँ, अगर कॉलेज को परवाह नहीं है तो इस मामले को खत्म कर दो। प्रोफेसर सक्सेना जारा के पीएचडी गाइड भी थे। मैंने कहा, तो वो हमें क्यों रोक रहा है? कोई बकवास नीति दे रहा है जैसे मीडिया नहीं, या उन्होंने कहा परिसर में पुलिस है। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम सर। सुनो ट्यूटर, राणा ने मेरी ओर तीखी नजर से देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था कि चौकीदार ने ऐसा नहीं किया? तुम्हें पता है? मैंने चौंकते हुए कहा। मैंने 15 साल अपराधियों की जांच की है। मैं उनकी आंखों से पहचान सकता हूँ कि वह ठरकी है या हत्यारा है या नहीं है। आपके डाटा तुम्हारे डाटा ने ही मेरे अनुमान को सही साबित कर दिया। मैं हैरान था। तो तुमने उसे गिरफ्तार किए, फिर भी तुमने उसे गिरफ्तार किया? क्योंकि मेरे पास हत्यारा नहीं है और हर कोई समापन चाहता है।
टीवी एंकर, लॉग, सोशल मीडिया कार्यकर्ता, मेरे वरिष्ठ। इंस्पेक्टर राणा झटके से खड़े हुए। सुनो, मैं मुफ्त कॉफी ले सकता हूँ, जो वैसे भी बहुत महंगी है। मैं भी अपनी प्रमोशन चाहता हूँ क्योंकि मैं इसका हकदार हूँ, लेकिन मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं फिर भी यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये किसने किया, लेकिन तब तक लक्ष्मण अंदर ही रह गए। समझ गया सर, सौरभ ने इंस्पेक्टर की भारी उपस्थिति से डरते हुए कहा। मुझे हत्यारा पकड़वा दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसी दिन लक्ष्मण को रिहा कर दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़े। सर ठीक है, मैं भी खड़ा हो गया। हम मदद के लिए क्या कर सकते हैं? राणा ने कहा, आदर्श रूप से दूर ही रहो। सौरभ ने मुझे कोहनी से धक्का देते हुए कहा, हम कर सकते हैं सर। अब वो भी खड़ा हो गया। कुछ भी सर, मैंने कहा। मुझे आईआईटी तक पूछने में मदद करें। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप कैंपस तक पहुंच सकें? हाँ, मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ, मैंने कहा। सौरभ मेरी ओर मुड़ा। भाई इंस्पेक्टर साहब हमें दूर रहने के लिए कह रहे हैं। राणा हंसा। यह आशिक है, दूर नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, चैप्टर 10 के बाद अब कहानी एक और नया मोड़ लेने वाली है। क्या आप तैयार हैं अगले रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको अब तक की कहानी कैसी लगी और आप कौन से किरदार से सबसे ज्यादा टच में हैं। सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट चैप्टर आते ही सबसे पहले घंटी आपके पास बजे।